और किसी को कुछ पूछना है क्या? रिलेटिव डेंसिटी क्लियर है ना? रिलेटिव डेंसिटी मैंने बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, नथिंग एल्स, इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। वो फॉर्मूला यही है, देखिए वो फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। करेक्ट? क्लियर है सबको? किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं। सो आप जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये अटेम्प्ट करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? हमारा मास लेस है? क्या बात कर रहे हो? इक्वल है? नहीं 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 अगम्य, इक्वल कैसे होगा? आप जहां पर खड़े हो उसके आसपास एयर है, एंड एयर इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड, एम आई करेक्ट? एयर एक तरह से फ्लूइड है ना? हाँ, तो मान लो कि आप कोई वेइंग मशीन पर खड़े हो गए ऐसे, ये आपका कोई वेइंग मशीन है और आप इसके ऊपर खड़े हो। अब आप जब इस जगह पर खड़े हो, इसका मतलब क्या किया? आपने अपने आसपास के जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके आसपास के जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। सही है ना? आप अपने, आप जहां पर खड़ा हो तो उतने दूर का एयर का मॉलिक्यूल्स हट गए, एयर डिस्प्लेस हो गया। अब अगर एयर डिस्प्लेस हो गया तो एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लूइड जब डिस्प्लेस होगा तो एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बायोंट फोर्स, एफ बी, यही होगा ना? और नीचे की तरफ क्या लगेगा? आपका वेट, कितने के बराबर? mg के बराबर। करेक्ट? सो नेट फोर्स आपके ऊपर कितना लग रहा होगा? व्हाट विल बी द एफ नेट? एफ नेट विल बी इक्वल्स टू mg माइनस बायोंट फोर्स एफ बी। क्या ये क्लियर है? ये समझ में आया आप लोगों को? फराज, विनायक, शिखर, mg माइनस एफ बी क्यों? क्योंकि क्योंकि शिखर, mg का डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ, mg नीचे की तरफ लग रहा है और बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। सही है ना? बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। हाँ ना बोलो? जो आपका वेट है, वेट नहीं बोल सकते उसको, जो आपका मास है, हाँ, जो आपका मास है एक्चुअली में वो 42 kg से ज्यादा है एक्चुअल में, बट ड्यू टू बायोंट फोर्स हमें कितना दिख रहा है? 42 kg ही दिख रहा है, मतलब हमें मास कम दिख रहा होगा। अगर बायोंट फोर्स नहीं होता तो हमारा मास कितना होता? m के बराबर, या वेट बोल सकते हो mg के बराबर। करेक्ट? हाँ, कम शो करेगा। वही तो बोल रहा हूं कि अगर ये फ्लूइड नहीं होता, आसपास एयर नहीं होता, तो हमारा वेट कितना होता है? mg के बराबर। यस नो बताइए? अगर फ्लूइड नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे तो वेट कितना हो जाएगा? mg के बराबर, दैट इज वेट ड्यू टू ग्रेविटेशन। बायोंट फोर्स आने की वजह से mg में से fv फोर्स माइनस हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका वेट कम हो गया।
हुआ ना? अगर वेट कम हो गया इसका मतलब आपका मास कम दिखा रहा है, तो एक्चुअल में आपका मास क्या है, ज्यादा है। हाउएवर, जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस बायंट फोर्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? बिकॉज इसके एयर के द्वारा जो बायंट फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है। तो बाद में कंफ्यूज मत होना कि अच्छा सर इसमें बायंट फोर्स को माइनस क्यों नहीं किया। देखिए, क्योंकि बायंट फोर्स जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है। करेक्ट? किसी को डाउट इसमें? नो प्रॉब्लम। शिखर, इट्स करेक्ट। अनुष्का, अंशु, कोई डाउट आप लोगों को? नो डाउट। आयुष, ओके, ठीक है। बाकी लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं? विनायक, नो डाउट। विनायक, आप आवाज आ रही है क्या तुम्हें? विनायक एंड फराज, विनायक एंड फराज, क्लियर, डन। तो बताया करो विनायक, ऐसे तुम्हारे लिए वेट करना पड़ता है। व्हाट अबाउट फराज? फराज, अनम्यूट कर सकते हो क्या? आई वांट टू टॉक टू यू। फराज, अपन बात कर सकते हैं क्या? हम्म, ओके। फराज, नेटवर्क ठीक है ना आपके इधर? यस सर। फिर इतने देर बोलने के बाद क्यों रिप्लाई करते हो, क्या दिक्कत है? नो सर सर। सोए रहते हो क्या? नो सर। समझ में आया तुम्हें? यस सर सर, इधर क्लास नहीं कर पा रहे थे, क्यों? बाहर गए हुए। तो कब सर आए? यहाँ नहीं, सर कल आए। तो इससे पहले वाले लास्ट क्लास में तो तुम थे ही। सर पूरा नहीं हो गया सर। अच्छा, पूरा नहीं हो गए, ओके। तो कब से तुमको अटेंटिव माना जाए, तो प्रीवियस कैसे है, उसको मैनेज कैसे करोगे? सर कर लेंगे। कर लोगे? यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुमसे पूछूंगा फिर मैं। सर रेडी? यस सर, ग्रेविटी का पूछ लीजिए। न्यूटन्स लॉ पढ़े हो? सर नहीं। तो न्यूटन्स लॉ को कब पूछेंगे? सर पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास। दोनों? यस सर। पक्का? यस सर। वादा कर रहे हो? रिकॉर्डिंग में है ये, पहले बता रहा हूँ। सर कोई एक रिकॉर्डिंग ऑन चीज है। पूछ लीजिए। कोई एक चैप्टर तुम ही बता दो। सर हाँ, सर तुम ही बता न्यूटन। दो कौन सा चैप्टर। सर लॉ। लॉ ऑफ मोशन। यस सर। ओके, न्यूटन। डील, डील डील। ठीक। ओके, लेकिन साथ साथ जो पढ़ा रहे हैं ये भी तो चलना चाहिए ना। यस सर। तो ऐसा नहीं कि न्यूटन्स लॉ पढ़ने लगो और फिर इसको छोड़ यस दो। सर। यस ओके, ग्रेट। नाउ विनायक, आपसे भी मुझे थोड़ा बात करना है, अनम्यूट करिए थोड़ा। हेलो। ये हाँ विनायक, आप कहाँ हो? सर गांव में। गांव में पढ़ रहे हो तुम? ये सर। तो तुम पहले जैसे ऐसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो?
तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने तो क्लास मिस नहीं किया है ना? नो फिर पूछो क्या तुमसे? आंसर कर सकते हो मुझे अभी? सर। आंसर कर सकते हो? ओके, तो बताओ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। विनायक? सर जी जी और सर जी इन तुम्हारा तब शायद नेटवर्क सही नहीं है। ओके, विल टॉक टू यू पर्सनली। चलिए कोई बात नहीं। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आते हैं इसके एक्सरसाइज के ऊपर। हाँ, इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 रह गया। देखो, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार each including a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? ये क्वेश्चन तक है। क्वेश्चन नंबर 2, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। देखो, ये सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। कौन सा ज्यादा हेवियर होना चाहिए एक्चुअल में, है ना? इन रियलिटी बोला गया, इन रियलिटी वन इज हेवियर देन अदर। बताइए। ओके, विनायक का कहना है आयरन। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आयरन? ये तो बचपन में सवाल पूछा जाता था ना। ओके, शिखर का कहना है कॉटन। या विनायक, ठीक है, आपने बोला ड्यू टू डेंसिटी ऑफ आयरन, बट एक्चुअल में यहां पर डेंसिटी से मुझे नहीं लगता है कुछ भी लेना देना होगा। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, देखिए। एक्चुअल में हाँ, कॉटन ज्यादा होगा मेरे हिसाब से भी। देखिए, 100 केजी कॉटन लगभग 100 केजी कॉटन लगभग इतना जगह आपको कवर करेगा, है ना? कुछ ऐसा, इतना जगह, मान लीजिए इतना जगह में 100 केजी कॉटन रखा गया है। बट जो 100 केजी आयरन होगा ना, वो इतने जगह में ही होगा। हाँ आयुष, वेरी गुड। जो आयरन का वॉल्यूम होगा ना, वो बस इतना काफी होगा, बट कॉटन के लिए लगभग इतना जगह चाहिए होगा। सो ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज क्वाइट ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करेगा। और जितना ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे, उस पर उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगा। ठीक है? तो जितना ज्यादा बायोंट फोर्स लगेगा, उतना कम फोर्स ये नीचे तरफ शो करा होगा, दैट इज mg माइनस एफ बी, है ना? तो अभी जब उसके ऊपर 100 केजी का फोर्स शो कर रहा है, तो एक्चुअल में वो फोर्स कितना हो जाएगा? mg इज इक्वल टू 100 प्लस एफ बी। हाँ, 100 प्लस एफ बी। नहीं आया? नहीं आया समझ में? आया क्या सबको? एक्चुअल में जो, हाँ, एक्चुअल में जो mg फोर्स होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था? mg इज इक्वल टू हो जाता F प्लस एफ बी। अब किसका एफ बी ज्यादा? कॉटन का। तो जिसका एफ बी ज्यादा, उसका mg ज्यादा। ठीक है विनायक? क्लियर है यस ना सर। ये? क्लियर है ना? ओके, चलिए गुड। आते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के ऊपर। हमारे पास है
वेडनेसडे के क्लास में तुम्हें बताओ, तुम टाइम दे दो, देखो मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हें बताओ तुम्हें कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। अल्टीमेटली आई वांट कि आप पढ़ें, रिवाइज करें। सो आप बताइए कि आपको कितना टाइम चाहिए। ओके, हाँ टेस्ट का भी मैं रिव्यू करने वाला हूं आप लोगों का। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या फाइनल हुआ था अपने को, लॉ ऑफ मोशन। सो लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा क्विज करेंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि अब सिलेबस हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गए हैं। इसके बाद साउंड और वर्क, दो छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं। ऑफ कोर्स लगभग सबसे पूछूंगा। अब आयुष होगा क्लास में, तुम रहोगे तो तुमसे भी पूछूंगा, जो जो क्लास में रहेंगे सबसे पूछेंगे। और लगभग अब हर डे, पर डे हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, एक 10-15 मिनट प्रीवियस चैप्टर का कोई रिवीजन आप लोग बता दो, क्या रिवीजन करने वाले हो वो मैं पूछूंगा, एंड देन फिर आगे का सिलेबस अपन लोग कंप्लीट करेंगे। किस चीज में? नहीं, अभी लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स्ड हो गया है। अनुष्का, हमने ये बताया था, इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 40, क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। योर बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बर इच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर्ड ऑन ए वेइंग मशीन, इन रियलिटी विच वन इज हैवियर देन अदर। सो इसका लोगों ने आंसर किया कॉटन, बिकॉज कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वाइंड फोर्स ज्यादा होगा। अभी क्लियर है क्या अनुष्का, आपको ये बात समझ में आई? कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वो ज्यादा स्पेस कवर करता है, ज्यादा स्पेस कवर करेगा तो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे, और जितना ज्यादा एयर डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा वाइंड फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन के बाद कुछ भी डिस्कस नहीं किया अभी तक। इस क्वेश्चन के बाद बस नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ एक 10 मिनट का रिवीजन क्विज रखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस चैप्टर के जो कुछ भी क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो आपको याद होने चाहिए। वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इनसाइड स्टोरी भी हो सकता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी मैं पूछ सकता हूं। ठीक है? सो नेक्स्ट वीक लॉज ऑफ मोशन, ये सब लोगों ने एग्री किया है। ये चैप्टर करंट टॉपिक पे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ साथ में कुछ प्रीवियस भी अपन लोग रिवीजन करेंगे, लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे। इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा। फिजिक्स में यहां से हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोगों ने किया है क्या, सॉल्व किया है अभी तक? ट्राई किया हो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का? ये मैंने बताया था, अभी तक नहीं ट्राई किए हो? ओके, सो एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नो प्रॉब्लम, जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, डन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नाउ once again take a screenshot। हो गया? ओके, एंड हियर इट इज नेक्स्ट, खत्म।
इसका भी ले लीजिए। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 22। टोटल क्वेश्चन हो गया 22, जिसमें से आपको 1 से लेकर के 15 तक टोटल जो आप लोग का होमवर्क होगा ये हो जाएगा 1 to 15। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड देन सबमिट करना है। आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आई थिंक 2 दिनों में कर सकते हो तुम लोग। 15 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एवरीवन एग्री? वन टू 15। वन टू 15 सब लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर सेंड करेगा। फिर नेक्स्ट 15 to 22 जो भी होगा वो नेक्स्ट में अपन लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, सो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करूं क्या? ओके, वर्क एंड एनर्जी की साउंड कौन सा? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करो? श्रीकर का करना है साउंड, अनुष्का का कहना है वर्क एंड एनर्जी, अगम का करना है वर्क एंड एनर्जी। 2 वोट आ गए वर्क एंड एनर्जी के लिए। अंशु का कहना है साउंड, फिर 2 वोट हो गए। आयुष का भी कहना है साउंड, 3 वोट हो गए। विनायक बोल रहा है वर्क एंड एनर्जी, 3 इधर भी हो गए। अब एक फाइनल डिसीजन आना है और वो है फराज का। 3-3 6 वोट हो गए हैं। वर्क एंड एनर्जी जीत गया। फराज का कहना है वर्क एंड एनर्जी। कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें। पढ़ना तो दोनों ही है, पहले जो बलि का बकरा बन जाए। नॉट फाइनल इज माइंड, मुझे तो दोनों पढ़ाना है ना, मुझे क्या करना है। और दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मेरे हिसाब से भी वर्क एंड एनर्जी पहले होना चाहिए, बिकॉज साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले तो आपको एनर्जी के बारे में तो पता चले, एनर्जी होता क्या है, तभी तो जाकर के साउंड जो उसका फॉर्म है उसके बारे में पढ़ लेंगे। करेक्ट? चलिए, वर्क एंड एनर्जी मैंने साउंड ही स्टार्ट करने की कोशिश किया था, बट अभी वोटिंग में बदल गया। ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन। हो गया, नो प्रॉब्लम। सो ये हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। आप बताइए, आप क्या जानते हैं वर्क के बारे में? आपके नॉलेज में कितना है? वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज वर्क? आप लोगों में से कोई बताए? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। जो भी जानते हो, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि तुम लोग पहले से भावा तो हो नहीं कि सब कुछ सही बताओगे। तो बताइए, वर्क मीन्स क्या? व्हाट डू यू नो माई वर्क? व्हेन एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सो हाँ, ओके, ठीक है। सो ये कहना है अगम्य का, जब भी कोई फोर्स लगेगा तो वर्क होगा। चलिए, लेट्स डिस्कस। आप पर आते हैं, पहले सवाल और भी जवाब देख लेते हैं। अनुष्का, हाँ बताइए, अनुष्का बताइए। Sir, when a body is displaced due to the action of force is known as work. या वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो हाँ, अब आते हैं अगम्य के ऊपर। अगम्य, आपने बताया कि वर्क तब होगा जब फोर्स लगेगा।
तो मान लीजिए कि आप एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाए, तो क्या आपने वर्क किया? बताइए। नहीं किया। आयुष ने नहीं किया। अगम्य के हिसाब से तो होना चाहिए। अगर हम लोग दिन भर एक दीवार को पुश करते रहे जो अपनी जगह से हिला डुला नहीं, जहां था वही रह गया, तो क्या आपने वर्क किया? अगम्य। नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस नजर ही नहीं आया, हमने वर्क किया ही नहीं। इट रिक्वायर्ड 90 डिग्री मीन्स व्हाट? क्या ये है आयुष? 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का मतलब नहीं समझा मैं। हेलो हेलो। डिस्प्लेसमेंट इन 90 डिग्री नहीं, एक्सप्लेन करिए, अनम्यूट करके एक्सप्लेन करिए। एनी चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी। देखिए, अब यहां पर अगर मुझसे पूछोगे तो नेट वर्क नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा डीपली में जा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ जाए तो मान लीजिए कि ये एक वॉल था जिस पर आप फोर्स लगाए। ये वॉल कुछ ऐसा है ना? ये अपना जमीन पे टिका हुआ है और आपने इधर से फोर्स लगाया, लेट सपोज 200 न्यूटन का। अब ये वॉल जो है, ये वॉल तो फिक्स है ना? ये वॉल मूव नहीं किया, इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने पूछा कि क्या ये 200 न्यूटन की वजह से वर्क डन हुआ? तो हमने कहा कि नो, वर्क डन इज इक्वल टू 0, है ना? आपके लेवल तक ये सही है ना? वर्क डन हमारा 0 हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग थक तो जाते हैं ना। अब अगर आपको दिन भर कोई हथौड़ा लेकर के और बोले कि इस दीवार पर मारिए, दीवार फिर भी ना टूटे, तो थक तो हम जाते ही हैं। क्योंकि इस जहां पर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसलिए आपका वर्क डन क्या हो गया? 0। यही डिफिनेशन है। लेकिन थोड़ा सा जो मैं डीप में जाने वाला था वो ये है कि आपने वर्क किया उतना ही इस वॉल ने भी वर्क किया। मेरी बात समझिए। एक हो गया वर्क डन बाय मैन और एक हो गया वर्क डन बाय वॉल। वर्क डन बाय वॉल, इसने पॉजिटिव वर्क किया और इसने नेगेटिव वर्क किया। जितना इसने किया उतना ही इसने किया, तो नेट वर्क डन कितना हो गया? 0 के बराबर। मैं एनी चेंज के बारे में बात कर रहा हूं। यस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वही मैं भी बोल रहा हूं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपने जितना फोर्स लगाया, इस वॉल ने भी उतना ही फोर्स लगाया। आपने जितना फोर्स लगाया, इस वॉल ने भी उतना ही फोर्स लगाया। तो आपने जितना वर्क डन किया उतना ही निगेटिव में वॉल ने भी वर्क डन किया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कहना ठीक है? मैं बोलता हूं फॉरगेट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? ये तो सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वर्क डन हमारा 0 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारा वर्क डन 0 क्यों है, एक तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन हो गया वो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना? डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वर्क डन हमारा 0 हो गया, है कि नहीं? हाँ, इस केस में बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स इस वॉल ने भी आपके ऊपर लगाने हैं, 200 न्यूटन का।
तो हमने बोला वर्क डन जीरो, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन मैं इसको दूसरे वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जो वर्क डन बाय मैन है, वर्क डन बाय जो मैन है, जितना भी इसने वर्क किया, वट एवर द वर्क हैज बीन डन बाय द मैन, लेट इट कंसिडर इट एज ए पॉजिटिव वर्क, है ना? क्योंकि आदमी ने किया है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में वर्क होगा, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। तो वॉल ने जो फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। होगा कि नहीं? होगा ना? समझे कि नहीं समझे? इसका डायरेक्शन उल्टा है ना। फोर्स, वॉल के द्वारा जो भी फोर्स लगाया गया वो किधर लगाया गया? इस डायरेक्शन के अपोजिट। सो अगर डायरेक्शन उल्टा होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो अगर वर्क डन निगेटिव हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क बाय मैन एंड वॉल दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही। चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट की तरह से आप ये एक्सप्लेन करिए, चाहे इस मेथड से एक्सप्लेन करिए। थोड़ा ये मेथड कंफ्यूजिंग है, टफ है, तो हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? ओनली अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर नेट फोर्स होगा, अगर बैलेंस्ड फोर्स होगा या नेट फोर्स जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा। एक मिनट अनुष्का, मैं देख लेता हूं आपने क्या लिखा है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज cos 180 का एंगल बन रहा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। यस अनुष्का, दिस इज करेक्ट। ठीक है। सो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग सिंपली डिसाइड करेंगे अब से डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर। तो वर्क का जो डेफिनेशन बनता है यहां से, वो डेफिनेशन ये है कि वर्क डन is defined as when there is a displacement due to the effect of an force, then it will be called as work. सही है। वर्क कब कहेंगे? when an object displaced due to the effect of a force, then it is said to be work has been done. बात अभी करते हैं, सारे प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे, सारा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस बाय अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ड्यू टू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जब फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है ना? तो हम लोग सिर्फ तब की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ड्यू टू इफेक्ट of a external force, then it is said to be work has been done. Work has been done. Work has been done. जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस होगा
ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ, वर्क हो गया। ठीक है, चलिए। सो मैथमेटिकली इसी बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्क हुआ, तो ठीक है, वर्क कैसे हुआ, इस चीज के फॉर्मूला के टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, वो लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। अगर ये ब्लॉक अपने पोजीशन से मान लीजिए s डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, s डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, तो हम लोग इसको लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, W इज इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर है फर्स्ट? सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है और उस पर लगने वाला फोर्स F है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। करेक्ट? नोट, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट इसमें क्या देखेंगे, वी विल कंसिडर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वी विल कंसिडर, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर आ रहा है, सो प्लीज डू कंसिडर। वी विल कंसिडर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पर ये फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन टू। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सर एक बार फिर समझा दीजिए सर। ओके ओके ओके, देखिए मैंने क्या बोला कि वी विल कंसीडर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाकी मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये जिस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो गया, है ना। अगर ये यहां पर है इनिशियली एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये थोड़े देर के बाद जिस पॉइंट पर पहुंचेगा, ये पॉइंट, यहां से यहां तक का हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। करेक्ट? इन बिटवीन ये बीच में ये बॉल अपने आप बड़ा हो जाए, अपने आप छोटा हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट को कहां से कहां पहुंचाया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट? बात आई समझ में या नहीं आई? अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं एक एग्जांपल से इसको सेट करना चाहता हूं। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। एक एग्जांपल में बता रहा हूं। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ऐसा रोड है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ना, हमने फोर्स लगाया यहां पर, ऐसा कुछ दिया गया, ठीक है। इसका जो लेंथ दिया गया है, ये लेंथ है कुछ, मान लीजिए L मीटर, L मीटर इसका लेंथ है, और ये जो फोर्स है इस पर लग रहा है F। अगर ये ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके इतना दूर लेके आता है, इतना दूर लेकर के आता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, लेट इट बी h। सो बताइए वर्क डन कितना होगा,
व्हाट विल बी द वर्क डन? बता सकते हैं? फॉर्मूला क्या था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर्मूला विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ विच डिस्प्लेसमेंट? हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है यहां से? क्या हम F इंटू एच कर दें यहां पर? अनुष्का के अनुसार, अनुष्का कहना है F इंटू एच। आयुष का भी कहना एच। इसलिए मैं बोला कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के हिसाब से यहां पर होना चाहिए F इंटू एच, ये सब लोग कहते हैं, बट मैं कह रहा हूं यहां पर जो होगा वो होगा F इंटू एच प्लस एल। कितने लोग इस पर एग्री नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हाउ का मतलब ये है, देखो, क्योंकि फोर्स कहां लग, ये फोर्स कहां लग रहा है? इस पॉइंट के ऊपर, है ना? तो ये पॉइंट यहां से उठ के कहां आया? इस पॉइंट तक, यहां तक आया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? यहां से तक यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू एच प्लस एल। हुआ कि नहीं? अगर यहां पर मैं इसको लिख दूं ऐसा एच, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एच इंटू एल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू एच प्लस एल। होगा कि नहीं? क्या आप एग्री कर रहे हैं मेरे साथ या डाउट है? ये गलत है, ये सही है। एग्री। सो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां है, वो पॉइंट कितना दूर डिस्प्लेस हुआ, बाकी का ऑब्जेक्ट कहां गया वो भाड़ में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। करेक्ट? सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बस, दैट्स इट। चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोनों में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो इंडिकेट करेगा क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आप खुद ही देख करके समझ जाओगे, खुद ही देख करके समझ जाओगे। अब देखो, ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझने से मतलब, देखिए एक ऐसा है, एक ब्लॉक यहां पर है, एक ब्लॉक यहां पर है ना? अब इसका टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया गया, या इसका लेंथ दे दिया गया एल, है ना? और ये हो गया इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हो गया। यहां पर कहीं पे फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, और ये इस प्लेन पर डिस्प्लेस होगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कुछ देर के बाद यहां पर आ गया, और ये मिड पॉइंट एच है। दोनों मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है एच। तो बताइए कि ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूं, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ? बता सकते हो? बोलो अनुष्का। हाँ फराज, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसका आपको लेंथ दिया गया है, यू कैन से दैट विथ, यहां पर एल, ये एल है। ये इसका मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इस ऑब्जेक्ट का जो हाफ पार्ट है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, नेक्स्ट मिड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है एच। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेट्स नेम इट ए। ओके, आयुष का कहना है ए, एच। वेरी गुड, आई एम एग्री विथ यू आयुष। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एच प्लस एल होगा या एच माइनस एल होगा, तो वो गलत है। ऐसा कुछ लग रहा है तो ये गलत है। अब मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आई एम ओपन। किसी को आर्गुमेंट करना है ऐसा क्यों हो गया? हाँ ये बात, एक्सप्लेन वाई, वही बता रहा हूं ऐसा क्यों होगा। देखिए अगर मुझे लिखना है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, अगर मुझे लिखना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखूंगा? इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट कर लेता हूं, इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट कर लेता हूं, तो बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन माइनस कर दूंगा, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यही होता है ना, ऐसा ही होगा ना? बोलो बोलो, होगा क्या? फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताओ। अच्छा चलो ऐसे नहीं समझेगे तो ऐसे समझ लो, ये हो गया मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट से क्या है, L/2 इधर की तरफ है, ए पॉइंट किधर है, ये हो गया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से L/2 इधर की तरफ ये है पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट ए है, ठीक है? तो ये हो गया L/2, करेक्ट? अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस मूव किया, टोटल कितना, h, ये डिस्टेंस हो गया h, और यहां से फिर L/2 पीछे की तरफ है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। तो बताइए ए और बी के बीच का डिस्टेंस h नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इफ वी इमेजिन दिस, हाँ अभी समझ में आया सबको? किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझा ये? शिखर को नहीं समझा? अच्छा शिखर अनम्यूट करिए। एक सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं, शायद इससे समझोगे। देखो चलो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में ये इस्तेमाल होता है। देखिए आपके पास दो होल है ना, ऐसा, और हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ऐसा कि आपको दो होल्स के बीच का सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा रॉड खरीद के लाना है जो कि रॉड इन दोनों होल के ऊपर फिक्स हो जाए, तो इसके लिए आपको सेंटर डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये सेंटर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई बताए मुझे आइडिया? बोलो बोलो। हेलो, किसी को नहीं पता? अनुष्का, अगम्य? वो तो हम तो बताएंगे ही। हाँ वो मैंने पूछा है, देखो स्टैंड का मतलब नहीं, हमें सिर्फ इंच टेप दिया गया है, इंची टेप पता है ना, स्केल। आपके पास स्केल है, और उस स्केल से आपको फाइंड आउट करना है इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस। क्या करेंगे आप लोग? अंदाज पे रखोगे एक स्केल, ऐसा एक स्केल बनाओगे, स्केल का जीरो कहीं इधर रखोगे, और अंदाज से मिला लोगे कि देखोगे कि ये सेंटर कहाँ पे आ रहा है, तो हो जाएगा, फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन वो जो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो गलत आएगा। वो आपका अंदाज सही है, अंदाज से आप जितना भी फाइंड आउट कर लोगे उतना आएगा। इसका करेक्ट मेथड जानते हो कैसे है? करेक्ट, आप एग्जैक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बिना किसी एरर का, बिना किसी अप्रोक्सीमेशन का? वो है
आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर। नहीं भाई, ये बॉल नहीं है, होल है, होल। आप क्या करेंगे, इसके आउटर डायमेंशन को मेजर कर लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का, ये जितना भी डिस्टेंस आया, वट एवर इट इज एच। अगर, हाँ, नहीं 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 नहीं, आपने ये जो एच डिस्टेंस जो मेजर किया ना, यही हो गया आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। कहिए क्यों, कैसे? देखो, एच में से, हाँ, एच में से रेडियस माइनस करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट में से, ये पॉइंट में से आर माइनस करेंगे, इधर के तरफ जाएंगे। ठीक है, ये स्केल को, ये जो आपने जो स्केल बनाया ऐसा, ये जो स्केल बनाया, ये जो आपने स्केल बनाया, इसको आर रेडियस पीछे की तरफ लेकर के आइए, तो ये जीरो कहां आएगा, सेंटर पे आएगा ना। हेलो, आएगा क्या? तो सिमिलरली ये स्केल का ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, वो भी आ जाएगा यहाँ पर सेंटर पर। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यही स्केल ऐसा दिखेगा, हो गया ना, सेंटर टू सेंटर। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब हमने क्या किया है कि ये आउटर डायमेंशन को मेजर कर लीजिए बाहर से बाहर, तो आप अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी डिस्टेंस सेम होगा, देखो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। ये भी कितना होगा, एच के बराबर ही होगा। सोच के देखो, तुम्हारे पास तो होगा ना, दो बॉटल होंगे, दोनों बॉटल रख दीजिए और इंच टेप से मेजर करके देख लीजिए। जो दो ढक्कन ले लो, ढक्कन, हाँ, और ढक्कन का इस पॉइंट से ये पॉइंट को मेजर करना, ये पॉइंट से ये पॉइंट को मेजर करना, इनर वाला, और फिर आउटर से आउटर मेजर करना, देखना दोनों बराबर आता है कि नहीं। ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस आएगा, अंदर वाला डिस्टेंस, ट्राई करना मेजर करके। ठीक है, चलिए इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूं। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना, इतने लेवल तक अपने को जरूरत भी नहीं है। चलिए, क्लियर। आप कोशिश करिएगा, अगर आपके पास स्केल होगा, दो ढक्कन होंगे, दोनों ढक्कन को रख दीजिएगा साइड बाय साइड और मेजर करके देखिएगा, इट इज प्रैक्टिकली ट्रू। सो वर्क डन इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला पढ़ लिया वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने जो बात करी, पहला नोट ये था कि दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा बात, सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी, इस फॉर्मूले के लिए मैं बात कर रहा हूं, पर प्रॉपर इस फॉर्मूले के लिए, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी in the direction of application of force, must be in the direction, in the direction of application of force, application of force, then work will be positive, then work will be positive। अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी जाकर के आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज आपका वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव, या कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में चाहिए।
जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया और आपने फोर्स लगाया इधर, तो ऑब्जेक्ट मूव भी करना चाहिए इधर ही, इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। हाँ अगम्य, फिर से मैं बोल रहा हूं, कौन सा पहला वाला, ये सेकंड पार्ट है, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला ये था, क्या था वो, हाँ नोट में था कि हाँ कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कंसिडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क विल बी पॉजिटिव। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, जैसे आपको इच्छा वैसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ये डिस्प्लेस हो रहा है, मान लीजिए कि ये एस डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया ऐसा, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस के बराबर होगा, करेक्ट। अब आप फोर्स लगा रहे हो इधर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इधर, तो कोई मानेगा कि ये आपने वर्क किया? अब मान लो आपने एक कुली रखा, कुली को बोला कि बैग को स्टेशन के बाहर ले जाओ, कुली इस पे फोर्स लगाया स्टेशन पे बाहर ले जाने के लिए, बैग चला गया स्टेशन के दूसरे साइड में, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। हाँ कि ना? हाँ ओके। सो जब भी वर्क, हाँ तो जब भी आप फोर्स लगाते हो, अगर आपके फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, एफ एस। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, पॉइंट नंबर 2 सॉरी 3, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। जैसे आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया इस डायरेक्शन में, एस। सो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा निगेटिव। क्लियर है ये सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपने फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया, अगर आपने फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, देन जो वर्क होगा वो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, वर्क विल बी इक्वल्स टू 0, करेक्ट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
डिस्प्लेसमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री है, दैट इज 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0, देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा। एक बार वापस से इसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे, प्लीज सॉल्व योर होमवर्क। जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप सॉल्व करिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और इसके आगे अपन लोग सॉल्व करते हैं। सो टिल देन कीपिंग, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू अनुष्का, बाय बाय।